का कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा, ऑप्शनल का कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा और मैं तैयारी शुरू करूँगा। और वो अगले से ही प्लान पहले से ही बना लेता है। जो बच्चा जनवरी में ही आया होगा वो प्लान बना लिया होगा कि 2019 में हमको जून में प्रीलिम्स देना है। अब वो बच्चा प्रीलिम्स में अपियर होगा, उसका प्लान होगा कि इस बार हमको मेंस करना है, फाइनल करना है। अगर फाइनल नहीं तो कम से कम मेंस तक जाना है, अगले वर्ष तक हमें फाइनल में जाना है, सिलेक्शन होना है। उसके बाद वो आगे का भी लाइफ का कुछ प्रोग्राम बना लेता है। लेकिन बच्चे, जब तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए हो तो मैं पहले तुम्हें इसका आईना दिखाता हूँ कि क्या रिक्वायर्ड है इसमें। ऐसा नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है। क्या समस्या आती है वो पहले समस्या मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर विषय का मर्म आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं यह बताऊंगा कि मैं कैसे इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊंगा और क्या आपको करना पड़ेगा घर पर मेहनत, इस सब्जेक्ट का मर्म क्या है, क्या चीजें इसमें आपको देखनी पड़ेगी, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस वर्क करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात कि आप यह मानकर चलिए कि जितनी भी मानवीय के विषय होते हैं उनमें आपस में एक कनेक्टिविटी होती है। आप में से बहुत सारे लोग यहां इंडियन यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से आए हो, जो काउबेल्ट यूनिवर्सिटी से आए होंगे, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, वहां की यूनिवर्सिटीज में आपको जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा, मुझे इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से आए हो या नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से आए हो। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी आए होगे तो भी आपको यहां स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से आए होगे तो भी आपको फाउंडेशन और स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा। कारण क्या है, मैं कारण बताता हूं। जैसे देखो, हमारे यहां जब भारत को आजादी मिली तो उसके बाद भारत एक गरीब देश था, और जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में पढ़ोगे, वो मानकर चलते थे कि विज्ञान और तकनीकी गरीबी और बेरोजगारी को उन्मूलन का सबसे बड़ा हथियार बनेगा और भारत का विकास होगा। उन्होंने भारत में जो समाजवादी रूपांतरण का स्वप्न देखा था वह भी विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से देखा था। तो शुरू में उन्होंने जितनी भी संस्थाएं स्थापित की, CSIR से लेकर IIT तक, उन सबका बल रहा साइंस एंड तकनीकी के विकास पर। उस समय ह्यूमैनिटीज के विकास के लिए कोई स्तरीय संस्थान विकसित नहीं किए गए। और फ्रीडम के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो हमारे विश्वविद्यालय, डिफरेंट विश्वविद्यालय तो ब्रिटिश शासन के समय ही आने लगे थे, उसके बाद जब आजादी मिली तो और भी नए नए यूनिवर्सिटीज आने लगे। तो इस क्रम में जो हमारी शिक्षा पद्धति हुई, वो शिक्षा पद्धति रूट लर्निंग, रटने वाले ज्ञान पर आधारित हो गई। रटने वाले ज्ञान से हमारा आशय यह है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसको याद किया, उसको लिखा, उसमें अंक पाया। बहुत सारे बच्चे जो सिविल सेवा की तैयारी में आए होंगे, उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि जिस विधि से तुम यूनिवर्सिटी स्तर पर ज्ञान पाते रहे हो, अगर वह बुद्धि यहां लगाओगे तो एक पेपर में भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब तुम सोच कर देखो, यूनिवर्सिटी के स्तर पर तुम्हें 5, 7 या मैक्सिमम 10 टॉपिक्स क्लियर मार्क कर दिया गया होगा, और उस टॉपिक से तुमने क्वेश्चन को रटा होगा, और तब उन्हीं में से 5 टॉपिक से क्वेश्चन आए होंगे। पहले तुम यहाँ पर सिलेबस के पाठ्यक्रम की विशालता को देखो, उसके आकार को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि आपके 4 GS के पेपर है, और ये 4 GS के पेपर में 13 सेगमेंट है टोटल। अगर एक एक पेपर को आप उठाएंगे तो आप टोटल पेपर में 13 सेगमेंट देखेंगे, और उन 13 सेगमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा प्रत्येक सेगमेंट, चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, सब अपने आप में एक स्वतंत्र सेगमेंट है। उसके बाद तुम आते हो ऑप्शनल पेपर पर। तुम्हारे पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि आपके जो जनरल स्टडीज के पेपर होंगे वह लगभग कक्षा 12वीं के स्तर के होंगे, और जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा वो कक्षा ऑनर्स के स्तर पर होगा। मतलब कि आप समथिंग मोर देन, एक्चुअली दे हैव जस्ट यूज्ड दैट टर्म, कि समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड समथिंग लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब कि आवाज जा रही है आपको, समझ रहे हो आप?
जहां नहीं समझना बोलना, मैं रिपीट कर दूंगा। तो थोड़ा ग्रेजुएट के स्तर से ऊपर हो और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर से नीचे हो। तो ऑनर्स के लेवल पर आज जो बच्चा, मैं केवल हिस्ट्री की बात नहीं करता, जो बच्चे जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखा है और अगर वो यूनिवर्सिटी से भी वो आया है उस सब्जेक्ट में, तो खुद से तैयारी नहीं कर सकता। आज की तारीख में ऑप्शनल के जो रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो गहराई की आवश्यकता होती है, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर, लेकिन वो क्या होता है कि उसमें जितनी ट्विस्ट एंड टर्न है क्वेश्चंस के ऊपर, वो बच्चे अपने स्तर से अगर तैयारी करना चाहे तो इट विल बी टू मच टाइम टेकिंग, मतलब नहीं हो पाएगा, वहां तक उनकी निगाह ही नहीं जा पाएगी। तो क्योंकि ऑनर्स के लेवल का पेपर, अब आप समझ सकते हो 2 पेपर ये हो गए, 4 पेपर वो हो गए। इसके अलावा आप में से हिंदी माध्यम के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी एक ऑप्शनल ही बन जाता है, क्योंकि उनको अंग्रेजी में भी कम से कम वर्केबल नॉलेज नहीं होता, उसमें भी क्वालिफाई करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ जाती है, वो एक बर्डन उनके ऊपर पड़ जाता है। रह गई निबंध की बात, तो निबंध में आपको थोड़ा सा निबंध लिखने की जानकारी और निबंध की एक्सपर्टाइज नॉलेज की थोड़ी ये जरूरत होगी कि हाउ टू राइट द आंसर, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट कि हम निबंध में उत्तर कैसे लिखें। लेकिन वो निबंध में कोई आपको 10 क्लास में 12 क्लास में निबंध पढ़ा के निबंध में पारंगत नहीं बना सकता। वो केवल एक ओरिएंटेशन आपको 10-12 क्लास में मिलता है। मैं ही जीएस वर्ल्ड में निबंध पर क्लास लेता हूँ, उसमें बच्चों को ओरिएंटेशन दे देता हूँ, लेकिन मेरी रणनीति वहाँ होती है कि आपको जीएस पढ़ने के दरमियान और ऑप्शनल पढ़ने के दरमियान जो ज्ञान हासिल हुआ है, उस ज्ञान का उपयोग आप निबंध वाले पेपर में करें, क्योंकि निबंध वाले पेपर में जितना आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, वो इन डेप्थ नॉलेज अदरवाइज संभव नहीं होगा। आपको वहाँ पर ऑप्शनल और जनरल ट्रीज वाली जो जानकारी है, उसके अलावा निबंध का अपना एक तरीका होता है लिखने का, वो एक एक्सपर्टीज मतलब उसमें चाहिए होती है, हाउ टू राइट द निबंध, वो अलग बात होगी। अब समझ लो 4 ऑफ जीएस पेपर, उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर, उसके बाद फिर निबंध का पेपर, इतने बड़े बर्डन है। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी वाली विद्या यहाँ लगाओगे बच्चे, तो क्या एक पेपर की भी तैयारी संभव है? अगर एक पेपर ऑफ जनरल स्टडीज को ही लो तो इसमें 3 खंड है, इतिहास, भारतीय इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी भूगोल। सेकेंड 1 पेपर में आते हो तो वहां 4 खंड है, थर्ड 1 पेपर में आते हो वहां भी 4 खंड है। तो मतलब ये हुआ, और एथिक्स का पेपर है वो सबका मिला जुला रूप है। तो आप अगर केवल इनको भी लेते हो 3 खंड 4 खंड 4 खंड, तो 8 और 11 खंड तो यही हो गए, और उसके अलावा आप एथिक्स वाले पेपर को, तो उतनी बड़ी एरिया में अगर आप रूट लर्निंग का सहारा लोगे, तो रूट लर्निंग के सहारे में आप एक भी पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। ओके, ये समस्या आएगी। अब बच्चों, तो हम उसमें क्या तरीका अपनाएंगे उस पर हम आपसे चर्चा करें। पहली बात कि अगर हम तुम्हारे जितने ऑप्शनल यूपीएससी में जितने ऑप्शनल चलते हैं उसमें 2 ऑप्शनल को हम अलग रखते हैं। एक ऑप्शनल ज्योग्राफी जो थोड़ा सा सेमी साइंस पर वर्ज है, मतलब थोड़ा सा उसका हल्का प्योर ह्यूमैनिटी से थोड़ा नेचर, हालांकि उसमें भी ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो कई चीजें ऐसी है, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमैनिटी से उसका नेचर अलग हो जाता है। और दूसरा ठहरा लिटरेचर, साहित्य, चाहे कोई साहित्य हो, कन्नड़ साहित्य हो, बंगला साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, उड़िया साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, साहित्य का थोड़ा टेस्ट और टेम्परामेंट अलग हो जाता है। साहित्य को अगर उत्साह से रख ले तो उसको पहले उसमें थोड़ी दिलचस्पी की जरूरत होती है, जब तक एक साहित्यिक बेंट होता है माइंड का। और साहित्य वाले में एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि उसका ऑप्शनल में, सॉरी जीएस में कोई आवश्यक होगी तो सारे ह्यूमैनिटीज पेपर तुम बोलना सीखो उसका भी फायदा है, लिखना सीखो उसका भी फायदा है, लेकिन लिखना तो तुम किसी भी ऑप्शनल में सीख जाओगे, उसका जीएस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि अब एथिक्स का पेपर है तो सबका प्रोविंस है, कोई एक उसमें प्रोविंस है ही नहीं, उसमें कोई कहे हम लिटरेचर से हैं तो बेकार है। अब बाकी जो आपका सेगमेंट है, उस सेगमेंट में कुछ सेगमेंट का जनरल स्टडीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक सेगमेंट आपका आता है हिस्ट्री, दूसरा सेगमेंट आता है ज्योग्राफी। जो 2 सेगमेंट है उसका जनरल स्टडीज में कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरा अपना मानो, क्योंकि दोनों हिस्ट्री की हो तो ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रमोशन कर रहा हूँ, इसलिए ऑब्जेक्ट है, उसका जनरल स्टडीज में मैं सबसे बड़ा अवदान मानता हूँ।
कहोगे क्यों? तो सारे विषय का होरोस्कोप हमारे हाथ में। मतलब यूपीएससी का डिमांड होता है समथिंग ऑफ एवरीथिंग और एवरीथिंग ऑफ समथिंग। तो समथिंग ऑफ एवरीथिंग से हमारा मतलब ये है कि सारी की जानकारी हमें चाहिए। अब जैसे मैं आपसे तो चर्चा करता हूं तो आपको पता चले कि भाई एक दुनिया कब शुरू हुई। ज्योग्राफी एक आकार दे देगा कि देखो भाई ये दुनिया है, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, ये सॉइल क्वालिटीज है, ये रीजन है, ये रिसोर्सेस है। ये सब ज्योग्राफी आपको एक दुनिया फिक्स करके दे देगा कि ये रहा दुनिया। उसके बाद दुनिया कहां से शुरू हुई, कैसे चली, वो हिस्ट्री पकड़ लेता है। अब जितनी इंस्टीट्यूशन देखो, कई बच्चे की ये आप पूछोगे तो कई लोग ऐसे आपको बताएंगे कि देखिए बहुत बड़ा सिलेबस होता है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। तो सबसे पहली बात यूपीएससी में सिलेबस किसका छोटा होता है। आप एक लिटरेचर को ही लो तो लिटरेचर तो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन में रहा था तो मैं तो जानता हूं कि एक एक टेस्ट को 2-2 3-3 बार पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो